हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अवलोकन डायरी के बारे में। अब तक दोस्तों हमने केस स्टडी फाइल भी बात कर ली है और बात कर ली है प्रोफाइल फाइल के बारे में, और यहाँ पे पाठ्यपुस्तक विश्लेषण भी हमने देख लिया है, क्रियात्मक अनुसंधान की फ़ाइल देख ली, मननशील रिपोर्ट की फ़ाइल भी हमने देख ली है। अगर आपने दोस्तों अभी तक ये फाइलें नहीं बनाई हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप उनकी PDF भी वहाँ से ले सकते हो। आज हम दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अवलोकन डायरी की 24 दिवसीय 4 सप्ताह की वाली जो डायरी है आपकी, उसकी दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। विद्यालय अवलोकन कार्यक्रम में संधारित किए जाने वाले प्रपत्रों का विवरण यहाँ पे है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे अपनी डायरी को भरना है। प्रपत्र संख्या है ये, आप जैसे ही अपनी डायरी ओपन करेंगे आपको 9 प्रपत्र अपने डायरी में दिखेंगे। पहला जो प्रपत्र है एक बार भरा जाना है और प्रथम सप्ताह में भरा जाना है। दूसरा जो प्रपत्र है वो 48 बार में भरा जाना है, प्रतिदिन आपको 2 भरने हैं। तीसरा है जो 24 बार भरना है, प्रतिदिन आपको 1 भरना है। और चौथा प्रपत्र जो है न्यूनतम 8 बार भरना है, प्रति सप्ताह 2, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक प्रत्येक कक्षा का भरना है। पांचवा प्रपत्र है यहाँ पे 4 बार भरना है, प्रति सप्ताह 1 भरना है। और छठा जो प्रपत्र है 1 बार भरना है द्वितीय सप्ताह में। और सातवां जो प्रपत्र है वो 1 बार भरना है, 8वां प्रपत्र भी 1 बार भरना है, 7वां प्रपत्र तृतीय सप्ताह में, और 8वां जो प्रपत्र है प्रति सप्ताह में कम से कम 4 अभिलेखों का नमूना तैयार करना है। 9वां प्रपत्र की हम यहाँ पे बात करें तो 9वां प्रपत्र जो है न्यूनतम 8 बार भरा जाना है, प्रतिदिन प्रति सप्ताह 2 और कक्षा 1 से 8 तक। इस प्रकार की दोस्तों ये रणनीति बनी हुई होती है, पर क्या करते हैं कि हम रोजाना ना बना करके सारी डायरी एक साथ कंप्लीट कर देते हैं फॉर्मेलिटी के रूप में। जिस प्रकार दोस्तों हमारी विद्यालय का जो समय सारणी होती है, हमारी सभी की टाइम टेबल जो होता है पढ़ाई का, सभी कामों का जो हमारा निश्चित टाइम टेबल होता है, उसी हिसाब से दोस्तों उसी के अनुसार यहाँ पर हमारी इस डायरी को भरने का भी यहाँ पे टाइम टेबल है कि कब आपको कौन सा प्रपत्र भरना है। तो आप अगर इसके अनुसार बनाना चाहते हैं तो इसके अनुसार भी आप बना सकते हैं। और ज़्यादातर दोस्तों लोग सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक साथ अपनी डायरी कंप्लीट कर देते हैं और बाद में उसे चेक करवा देते हैं। रोज़ाना भरने की आफत वो मोल नहीं लेते, यानी कि रोज़ाना सीखना कुछ नहीं चाहते, वो एक ही दिन में डायरी भर के कंप्लीट कर देते हैं। अब आपको दोस्तों यहाँ पे क्या ध्यान में देना है, आप देख रहे होंगे डायरी में, आप अपनी डायरी सभी खोल के देखेंगे तो वहाँ पे लगभग दोस्तों आपको सभी पेजेस वहाँ पे समान दिखेंगे। समान यानी कि जो भी क्वेश्चन वहाँ पे पहले प्रपत्र में पुटअप हो रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको पहले प्रपत्र में पूछे गए हैं, सेम वही क्वेश्चन आपको प्रपत्र नंबर 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि सारे प्रपत्रों में सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं मतलब आंसर भी थोड़ा थोड़ा रिलेटेड होगा। तो उसी हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, ज़्यादा आपका समय नष्ट ना करते हुए हम डायरी को दोस्तों हम कम समय में समझते हुए करेंगे, जिससे आपका जो वाइवा होगा तो उसमें भी आपको थोड़ी सी हेल्प इससे मिलेगी और कुछ आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे प्रपत्र संख्या 1 देख रहे हैं, संस्था प्रधान के क्रियाकलापों का अवलोकन। यहाँ पे विद्यालय का नाम लिख देना है आपको, अपने विद्यालय का, जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। संस्था प्रधान का नाम लिखना है, अवलोकनकर्ता का नाम यहाँ पे लिख देना है। दिनांक आ जाती है कि कब से आपने डायरी बनाना स्टार्ट किया है। छुट्टी वाला दिन आपको दोस्तों यहाँ पे ऐड नहीं करना है, वर्किंग डे आप ऐड करें। और आगे सेकंड पे आ जाता है वह विश्लेषणात्मक अवलोकन। रिपोर्ट में आप देखेंगे प्रधानाध्यापक आपके विद्यालय में कितने हैं, स्वीकृत कितने हैं, कार्यरत कितने हैं, मानदंड के अनुसार आवश्यकता उस विद्यालय में कितनी है। अगर यहाँ पे आपके विद्यालय में 1 प्रधानाध्यापक है और आवश्यकता 5 की है तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 5 की आवश्यकता हमारे विद्यालय में है। सेकंड नंबर पे है अध्यापकों की आवश्यकता, तो स्वीकृत यहाँ पे 18 है और कार्यरत 17 है और मानदंड के अनुसार आवश्यकता लगभग 20 की है, तो 2 और ऐड करने चाहिए। सहायक कर्मचारी कितने हैं, 1 कर्मचारी है, कार्यरत भी 1 है और आवश्यकता 2 की होनी चाहिए, 2 कर्मचारी होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने विद्यालय के हिसाब से विद्यालय का मानदंड देखते हुए आप अपनी डायरी को कंप्लीट करेंगे। सेम टू सेम आपको कॉपी नहीं करना है, थोड़ी सी गणित अपने हिसाब से आपको लगानी है। सेकंड नंबर पर आ जाता है विद्यार्थियों के माता पिता यानी कि अभिभावकों की स्थिति क्या है, श्रमिक कितने हैं, व्यापारी कितने हैं, नौकरी पेशा कितने हैं। तो विद्यार्थियों की जो संख्या है आपने लगभग थोड़ा सा आइडिया लगाया होगा कि हमारे विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं, 200 विद्यार्थी हैं या 500 विद्यार्थी हैं। तो उस हिसाब से आपको ये कंप्लीट करना है।
ज़्यादा आपको नहीं करना है कि विद्यालय में आपके 1000 स्टूडेंट हैं और आप यहाँ पे 500 स्टूडेंट ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। जितने आपके विद्यालय में स्टूडेंट हैं उस हिसाब से ही थोड़ा सा लगभग आपको आइडिया लगाना है। फिर आ जाता है कक्षावार एवं वर्गवार, आप उन्हें यहाँ पर इस सारणी में ऐड कर सकते हो कि गत माह की औसत उपस्थिति विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थी कितने हैं, तो आप इस डायरी में इस सारणी में यहाँ पे ऐड कर दें। आगे पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे चौथा पॉइंट है, गत सत्र में विद्यालय से ड्रॉप आउट होने वाले विद्यार्थियों की कक्षावार संख्या आपको बतानी है कि विद्यालय से कितने विद्यार्थियों ने पलायन किया पिछली साल किस कारण से पलायन किया, तो वो कारण भी आपको यहाँ पे मुख्य कारणों में कॉमन कारण उनका आपको यहाँ पे लिखना है। छठा पॉइंट है, ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः विद्यालय में जोड़ने का प्रयास विद्यालय प्रशासन ने कौन कौन से प्रयास किए, तो उनका कॉमन एक प्रयास आपको यहाँ पे लिखना है। अगला पॉइंट है, चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे के आधार पर अनामांकित बच्चों की संख्या आप यहाँ पे लिखेंगे कि विद्यालय में कितने बच्चे हैं जिनका नाम लिखा जाना बाकी है, अनामांकित हैं जो विद्यालय में आते हैं पर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगला टॉपिक है, यहाँ पे पॉइंट है, विद्यालय के वर्तमान सत्र में आयुवार प्रवेश पाने वाले बच्चों की कक्षावार संख्या आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है कि वर्तमान सत्र में न्यू प्रवेश आयुवार प्रवेश पाने वाले बच्चों की। आयुवार प्रवेश का मतलब दोस्तों हमारे जो 8वीं तक का जो वो एजेंडा होता है उसके अनुसार ये निर्देशित किया गया है कि बच्चे को आयु के अनुसार उसको कक्षा में बैठाया जाना चाहिए। यानी कि जो 12-13 साल का है तो उसको 8वीं 9वीं में बैठाया जाएगा, यानी कि बच्चा योग्य हो या ना हो उसको आयु के अनुसार ही उसकी कक्षा में बैठाया जाएगा, प्राथमिक शिक्षा के अनुसार। तो अगला टॉपिक हम यहाँ पे देखेंगे कि 9वां है, विद्यालय भवन की स्थिति क्या है। विद्यालय में आप भवन की स्थिति लिख देंगे कि कक्षा कक्ष किस प्रकार के हैं, उपलब्ध है कितने हैं, हाँ तो स्थिति क्या है, अच्छी है या ख़राब है, और अपेक्षित सुधार आप क्या चाहते हैं, क्या आपको कमी वहाँ पे दिखी और उसमें किस प्रकार का सुधार आप चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेम में है, बरामदा है, प्रधानाध्यापक कक्ष है, 4 दीवारी है, खेल मैदान है, अध्यापक कक्ष है और आंगनबाड़ी है, कंप्यूटर कक्ष है, पुस्तकालय है और सभा कक्ष है। सबकी स्थिति आपको पूछी है, आप आराम से अपनी सारणी को भर देंगे। आगे दोस्तों यहाँ पे आ जाता है 10वां पॉइंट है, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की स्थिति क्या है। क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है, तो हाँ विद्यालय भवन विद्यालय का ही है, राजस्थान सरकार का है। क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त है, तो हाँ पर्याप्त है, तो हाँ, अगर नहीं है तो ना। क्या विशेष रूप से सक्षम विद्यार्थियों हेतु विद्यालय भवन में रैंप व रेलिंग सहित अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। सक्षम विद्यार्थी विशेष रूप से मतलब कि कोई अंधा है, लंगड़ा है, तो उस हिसाब से भी आपके विद्यालय में सुविधाएं हैं या नहीं है, तो आपको यहाँ पे हाँ ना का जवाब दे देना है। क्या विद्यालय पूर्णतः हवादार भवन है विद्यालय का, हाँ या ना आपको जवाब दे देना है। विद्यालय आपने देखा है अपना इंटर्नशिप विद्यालय, तो वो किस प्रकार का है, तो आपको सारी एंट्रियाँ यहाँ पे कर देनी है। क्या शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु शिक्षकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुविधाएं यानी कि बोर्ड चौक वगैरह और कुछ डिजिटल चार्ट वगैरह भी उपलब्ध हैं क्या विद्यार्थियों के शिक्षण को आसान बनाने के लिए, तो हाँ ना का जवाब आपको दे देना है। कक्षों में बैठने की व्यवस्था किस प्रकार की है, तो दरी पट्टी जाजम टेबल कुर्सी है या नहीं है, तो है, तो उनकी व्यवस्था किस प्रकार की है आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। विद्यालय में उपलब्ध अन्य फर्नीचर यानी कि टेबल कुर्सी वगैरह के अलावा भी कोई फर्नीचर है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, टेबल कुर्सी वगैरह ऐड कर देंगे। सही है। आगे टॉपिक आ जाता है, क्या विद्यालय में बिजली की व्यवस्था है तो हाँ, नहीं है तो ना। आगे आता है यहाँ पे, क्या विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था है। पेयजल की व्यवस्था सभी विद्यालय में होती है, अगर नहीं है तो आप ना कर देंगे, हाँ तो हाँ कर देंगे। यदि हाँ तो नलकूप, हैंडपंप, कुआं, नल अन्य से रखरखाव, साफ सफाई का उपयोग की स्थिति क्या है। आपके विद्यालय में जो पेयजल व्यवस्था है उसकी किस प्रकार से साफ सफाई की जाती है, क्या उसका रखरखाव होता है, तो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। आगे है, विद्यालय में सफाई व्यवस्था पर आपको टिप्पणी देनी है। विद्यालय में सफाई व्यवस्था अच्छी है, रोजाना विद्यालय में रोजाना सफाई करवाई जाती है। क्या विद्यालय में फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध है। हाँ, विद्यालय में प्राथमिक उपचार बॉक्स यहाँ पे उपलब्ध है। तो इसी तरह से दोस्तों आप सारे टॉपिक्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र और भूकंप रोधी भवन आदि के आपदा प्रबंधन के प्रति शिक्षकों विद्यार्थियों में जागरूकता है या नहीं है, तो आप यहाँ पे आराम से ऐड कर देंगे। सही है। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था किस प्रकार से है। बालकों के लिए अलग से है, बालिकाओं के लिए अलग से है, महिला शिक्षकों के लिए अलग से है और पुरुष शिक्षकों के लिए अलग से है, तो हाँ 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 आपको कर देना है। बिजली, पानी और साफ़ सफाई उनके समय पर होती है तो आपको राइट टिक करना है, अगर नहीं होती है तो रॉन्ग करना है।
विद्यालय में विद्यालय वाटिका है या नहीं है, आपको हाँ ना का जवाब यहाँ पे दे देना है। और आगे है, यदि हाँ तो रखरखाव की स्थिति क्या है, तो विद्यालय में विद्यालय वाटिका की साफ़ सफाई ठीक प्रकार से होती है, जिससे कीटाणु वगैरह नहीं आते और कंकड़ पत्थर भी वहाँ पे नहीं रहते हैं। इस तरह से आप दे देंगे। विद्यालय में मध्याह्न भोजन व्यवस्था है, हाँ सभी विद्यालय में होती है। यदि हाँ तो विद्यालय में बालकों की भोजन व्यवस्था के लिए पंक्तिबद्ध भोजन कराया जाता है, सभी को एक साथ बैठाया जाता है, जाति प्रथा भेदभाव वगैरह वहाँ पे नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से आप अपने विचार यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अगर दोस्तों कोई पॉइंटर आप में मिस्टेक आपको लगती है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से वहाँ पे देख लेंगे। विद्यालय में पुस्तकालय है या नहीं है, आप ऐड कर देंगे। विद्यालय में पुस्तकालयों की संख्या, पुस्तकों की संख्या कितनी है, आप ऐड कर देंगे। और विद्यार्थियों व शिक्षकों को पढ़ने के लिए दी जाने वाली पुस्तकों की औसत संख्या कितनी है, आप ये भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो सारा कुछ आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों आराम से ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा है या नहीं है, तो हाँ या ना आपको जवाब दे देना है। और इंटरनेट की सुविधा है तो किस प्रकार की है, नहीं है तो उसमें क्या दुविधाओं का, क्या कठिनाइयों का सामना करना आपको पड़ रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों सारे टॉपिक्स आपको ऐड कर देने हैं। यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं प्रमाणिक हस्ताक्षर दिनांक सहित शिक्षक प्रशिक्षक, तो यहाँ पर आपको विद्यालय प्रशासन के मोहर लगवानी है और साइन करवाने हैं, यानी कि प्रिंसिपल सर के करवा सकते हैं आप। और हस्ताक्षर विद्यार्थी शिक्षक, यानी कि आपको खुद के हस्ताक्षर यहाँ पे करने हैं। आगे आ जाता है प्रपत्र नंबर 2, 24 दिवसीय अवलोकन कक्षा अवलोकन रिपोर्ट। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले विद्यालय का नाम आप लिख देंगे, शिक्षक का नाम लिख देंगे और अवलोकन दिनांक आप ऐड कर देंगे और अवलोकनकर्ता का नाम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, विषय ऐड कर देंगे कि कौन सा विषय आप पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे कक्षा ऐड कर देंगे, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं तो 5वीं तक ही आपको कक्षा लेनी है। और प्रकरण आपको कौन सा प्रकरण, क्या टॉपिक पर आप आज पढ़ाने वाले हैं, तो वो टॉपिक आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने डायरी को कंप्लीट करेंगे। क्या शिक्षक समय पर पहुँचा, तो शिक्षक उचित समय पर विद्यालय पहुँचा। शिक्षक की वेशभूषा कितनी थी, कैसी थी, उपयुक्त थी या नहीं थी, तो आप हाँ या ना जवाब दे देंगे। क्या शिक्षण का प्रारंभ शिक्षक द्वारा किस प्रकार किया गया, शिक्षक का प्रारंभ शिक्षक द्वारा अनुभव से तर्क की और किया गया। चौक डस्टर, चित्र, पुस्तक आदि का उपयोग करते हुए अधिगम कार्य, शिक्षण कार्य करवाया गया। क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारित थी, हाँ गतिविधि आधारित थी। और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा कहाँ कहाँ कठिनाइयों का अनुभव किया गया, तो कठिन शब्दों को पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव किया गया और उनका निवारण भी हमने समझो शब्दों का संधि विच्छेद कर उन्हें सरल बना करके करवाया और समझकर पढ़कर हल कर या निवारण उनका करवाया। उन किन कठिनाइयों का निवारण नहीं किया, उन कठिनाइयों का निवारण नहीं किया जो समझ में नहीं आती थी। समझ में बच्चों को अधिकांशतः बच्चों को क्या होता है दोस्तों, हम कुछ कठिन चीज़ें समझाते हैं तो वो एक साथ समझ में नहीं आती, हम उन्हें 2-4 बार उन्हें थोड़ा थोड़ा करके समझाते हैं तो वो समझते हैं। तो इस तरह से आपको लिख देना है कि जो बातें बच्चों को समझ में नहीं आई वो उनका निवारण नहीं हुआ, फिर दूसरे दिन हमने वहाँ पे सिखाया। आगे है श्यामपट्ट पर शिक्षण अधिगम के सही ढंग से प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स आप वहाँ पे ऐड कर देंगे। इसकी PDF दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और आपको आराम से वहाँ पे PDF मिल जाएगी। और भी दोस्तों BST से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम का सामना करना होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप दोस्तों पर्सनली भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर लिंक्स हैं, आप वहाँ से मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपको डायरी अपनी कंप्लीट कर लेनी है। सारे पेजेस दोस्तों इसी प्रकार के हैं। अब दोस्तों इसके बाद लगभग दोस्तों पूरी डायरी आपकी इसी प्रकार की है तो आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेंगे वीडियो को देखते हुए। सारे पॉइंट्स सारे प्रपत्रों में सेम हैं तो आप थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप कर लेंगे। और जो लास्ट वाले टॉपिक्स आपके बच रहे हैं, सारणियाँ जो बच रही है, डायग्राम बच रहे हैं, तो वो भी हम दोस्तों जल्दी ही करवाने की कोशिश करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको ज़रूर से कर लेना है और अपने उन सभी फ्रेंड्स को दोस्तों शेयर कर देना है जिन तक अभी तक हमारा वीडियो नहीं पहुंचा है।